लोक जनशक्ति पार्टी में बागी गुट ने एक और तख्ता पलट किया है। एलजेपी के बागी गुट ने चिराग पासवान को हटाकर सूरजभान सिंह को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। भतीजे चिराग पासवान से संसदीय दल का नेता पद हथियाने के बाद चाचा पशुपति पारस बहुत जल्दी में दिख रहे हैं। अब वो पार्टी का कंट्रोल भी अपने हाथों में लेने को लालायित हैं। इसके तहत इस गुट ने चिराग पासवान को हटाकर पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। यही नहीं, बागी गुट ने 5 दिनों के भीतर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। पासवान परिवार में मचे इस घमासान को खत्म करने की कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई हैं। सूत्रों से पता चला है कि सोमवार देर रात चिराग पासवान की मां ने भी पशुपति पारस को मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस समेत 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाला। चिराग के समर्थकों ने पटना में बागी सांसदों का पुतला फूंका। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। चिराग पासवान के समर्थकों ने बागी 5 सांसदों के पोस्टरों बैनरों पर कालिख पोत दी और उनकी तस्वीरों को जलाया गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर भी जलाई गई। चिराग समर्थकों का आरोप है कि पशुपति पारस नीतीश के इशारों पर चल रहे हैं। पारस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिस वक्त पटना में हंगामा हो रहा था, उसी वक्त दिल्ली में चिराग पासवान ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक वर्चुअल बैठक की और पशुपति पारस समेत 5 बागी सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। सभी 5 सांसदों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी हटा दिया गया है। बागियों को पार्टी से निकालने के फैसले को चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एक बचकाना कदम बताया है। चिराग पासवान इस पूरे मामले पर कल दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख सकते हैं। अकाली और बीएसपी गठबंधन पर अपने बयान से फंस गए हैं कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू। अकाली दल ने अनुसूचित जाति आयोग से की रवनीत बिट्टू की शिकायत। कुछ इसी तरह पंजाब के विधानसभा चुनाव के लिए अकाली और बीएसपी के गठबंधन पर रवनीत बिट्टू खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने कह दिया कि अकाली दल ने अमृतसर, अनंतपुर साहिब और चमकौर साहिब जैसी पवित्र सीट भी बीएसपी को दे दी। इसके बाद अकाली दल ने इस बयान को लपका और सीधे अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की और कहा बिट्टू ने एससी समुदाय का अपमान किया है। बीएसपी भी रवनीत बिट्टू पर निशाना साध रही है। रवनीत बिट्टू ने इस बयान पर अपनी सफाई भी पेश की है, लेकिन अकाली और बीएसपी इस बयान को पंजाब में चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की पिटाई के वायरल वीडियो पर राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ में वार पलटवार। राहुल गांधी के ट्वीट का योगी ने ट्वीट से दिया जवाब। यूपी के गाजियाबाद के वायरल वीडियो ने राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए पलटवार किया। योगी ने लिखा, प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। पुलिस का कहना है कि ये झगड़ा ताबीज को लेकर हुआ था, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के प्रतापगढ़ में एबीपी नेटवर्क संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में किया प्रदर्शन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाई। यूपी के प्रतापगढ़ में एबीपी नेटवर्क के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत पर यह प्रदर्शन हुआ प्रयागराज में, जिसमें मीडिया कर्मियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रदर्शन के जरिए पत्रकार की मौत की एसआईटी या फिर सीबीआई जांच कराने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मांग उठाई। उन्होंने ट्वीट किया,
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के साथ घटी दुखद घटना दिखाती है कि कानून के राज का इकबाल खत्म हो गया है। जरूरी है कि मामले की सीबीआई जांच हो, परिवार को आर्थिक सहायता मिले। प्रियंका गांधी ने इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। इस बीच आज प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव के घर भी पहुंचा और परिजनों को आर्थिक मदद भी दी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर गिरफ्तार चीनी नागरिक एक बड़ी योजना बना रहा था। माना जा रहा है कि भारत में साइबर अटैक करने की योजना बनाई जा रही थी, जिसमें ये चीनी नागरिक शामिल था। चीनी नागरिक हान जुनबे को बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध रूप से घुसते समय गिरफ्तार किया था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चीनी नागरिक ने पिछले 2 साल में फर्जी दस्तावेजों से अब तक कम से कम 1300 भारतीय सिम कार्ड चीन भेजे हैं, जो किसी साइबर अटैक की साजिश का हिस्सा हो सकता है। उसके पास से कई संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, जिसमें एक लैपटॉप, 2 आईफोन, एक बांग्लादेशी सिम कार्ड, 2 पेन ड्राइव समेत एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर के साथ कुछ बांग्लादेशी और इंडियन करेंसी भी जब्त की है। पूछताछ के दौरान इस चीनी नागरिक ने यह भी बताया कि वो अपने कपड़ों में सिम कार्ड छुपाकर चीन भेजता था। ये भी बताया गया है कि इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल कई बार पैसे और अकाउंट हैक करने के लिए किया गया है। क्या योगी सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए उठाया जा रहा है जमीन का मुद्दा? खुद को जमीन का केयरटेकर बताने वाले शख्स ने उठाए सवाल। तस्वीरों में दिख रहे ये वाहिद अंसारी हैं और ये खुद को उस विवादित जमीन का केयरटेकर बता रहे हैं, जिसको लेकर इन दिनों देश की राजनीति में बवाल मचा है। अब वाहिद ने दावा किया है कि ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और यूपी सरकार और संघ को बदनाम करने के मकसद से विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये सिर्फ 2022 का खेल है, इलेक्शन आने वाला है और जो लोग सुल्तान अंसारी हैं और जो लोग हैं वो लोग जो है समाजवादी से जुड़े हुए हैं और ये लोग ट्रस्ट को, मौजूदा हुकूमत को, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा काम करके हेराफेरी करके ट्रस्ट को ये ज़मीन थमा दिया है। ट्रस्ट ये ज़मीन ले नहीं सकती क्योंकि ये मुतनाज़ है, ये क्या है, विवादित ज़मीन है। विवादित ज़मीन का बैनामा ट्रस्ट नहीं कर सकता, उनके बैलेज में मौजूद है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। हलचल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन सच्चाई क्या है, इसका खुलासा जांच के बाद ही सामने आएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने मांगी अयोध्या में जमीन खरीद से जुड़े विवाद की पूरी रिपोर्ट। आरएसएस ने पूरे मामले की तथ्यों की जानकारी मांगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जमीन सौदे में क्या वाकई कोई गड़बड़ी हुई है, इससे जुड़े तथ्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगाए हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन की तरफ से तथ्यों के साथ रिपोर्ट्स गृह मंत्री को भेजी गई हैं। यही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएसएस ने भी इस मामले में तथ्यों की जानकारी मांगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी कमल नयन दास नहीं मानते कि इस दौरे में कोई गड़बड़ी हुई है। हम तो पहले ही बता दिए कि मुझे इतनी ज़्यादा सत्यता इसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, इतना बड़ा घपलेबाजी नहीं हो सकती है। जमीन सौदे का यह विवाद काफी तूल पकड़ गया है, इसलिए इसमें पूरी छानबीन चल रही है। राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के मामले में बड़ा खुलासा। 2 करोड़ रुपए की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचने वाले सुल्तान अंसारी का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए, जो शख्स आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ दिख रहा है, ये सुल्तान अंसारी है। गौरतलब है कि सुल्तान अंसारी ने साल 2017 में अयोध्या के कटरा वार्ड से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था और हार भी गया। सुल्तान अंसारी ने पाठक दंपत्ति से मंदिर के पास 100 बिस्वा जमीन 2 करोड़ में खरीदी है और उसे ट्रस्ट को करीब 18.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। 15 मिनट में एक ही जमीन की 2 रजिस्ट्री में 15 करोड़ का जो खेल हुआ, उसमें आरोप सुल्तान अंसारी पर भी लगे हैं। हालांकि वो आरोपों को झूठा बता रहे हैं। राम मंदिर से जुड़ी जमीन को लेकर घोटाले का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता ने ही बढ़ चढ़कर लगाया था, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। राम मंदिर से जुड़ी जमीन में घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर आज हुआ हंगामा।
एक शख्स ने संजय सिंह की नेम प्लेट पर कालिख लगा दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का ये सरकारी आवास है, जिस पर नेम प्लेट पर एक शख्स ने आज काला रंग डाल दिया। देखिए, ये वही शख्स है जिसने ये हरकत की और बाद में सुरक्षा कर्मियों ने इसे हिरासत में ले लिया। इस घटना के बाद संजय सिंह ने कहा, उन्हें मंदिर जमीन घोटाले का मुद्दा उठाने के बाद जान से मारने की धमकी मिल रही है। मेरा गुनाह क्या है? क्योंकि मैंने चंदा चोरों को बेनकाब कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे कोई घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अलावा संजय सिंह ने ही सबसे पहले मंदिर की जमीन में घोटाले के आरोप को उछाला है। घर पर हुए हमले के बाद अब संजय सिंह बीजेपी पर और हमलावर हो गए हैं। चुनाव से पहले यूपी में मायावती की पार्टी बीएसपी में टूट। पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में। कई विधायकों ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। भीड़ की ये तस्वीरें लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर की हैं। पार्टी मुख्यालय में हलचल इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि बीएसपी के कई विधायकों के टूटने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीएसपी के 7 विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने भी इस बात की पुष्टि की है। बसपा के लोग जो उत्पीड़ित थे बहन जी की तानाशाही से, और वो लोग जो बसपा के नींव बताए जाते थे, आज उनका भी सम्मान नहीं, वो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। और ये वो सरकार है अखिलेश यादव जी। यहाँ कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता समझा जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं को गुलाम नहीं समझा जाता। यूपी में बीएसपी के 19 विधायक 2017 में जीते थे। फिलहाल संख्या 18 थी। इनमें से 2 को मायावती बाहर कर चुकी हैं। बीते लोकसभा चुनाव में मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद ये गठबंधन टूट गया। यूपी चुनाव के लिए मायावती ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई। आयकर विभाग ने पीएफआई पर कसा शिकंजा। एबीपी न्यूज ने पिछले साल किया था खुलासा। एबीपी न्यूज ने सितंबर 2020 में खबर दिखाई थी कि कैसे पीएफआई को इनकम टैक्स विभाग से 12A के तहत जो छूट दी गई है उसका संगठन नाजायज फायदा उठा रहा है। अब इनकम टैक्स विभाग ने पीएफआई को दी गई 12A की मान्यता रद्द कर दी है। मतलब ये हुआ कि चंदे के जरिए अब धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा पीएफआई। पीएफआई पर आरोप लगा था कि उसके खातों में अवैध तरीके से धन जमा किया जा रहा है और इस धन का इस्तेमाल दंगों में भी किया जा रहा है। इस जानकारी के बाद आयकर विभाग ने इस बाबत उठाया बड़ा कदम। चुनावी फिजा बनते देखकर पंजाब में गरमा रही है सियासत। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में ये प्रदर्शन मोहाली में आयोजित किया गया। ये प्रदर्शन पंजाब के मुख्यमंत्री के सिसवा स्थित निजी आवास की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे बीच रास्ते में रोक दिया। मोहाली की पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल और विक्रम मजीठिया को अपनी हिरासत में ले लिया। सुखबीर बादल ने कैप्टन सरकार के खिलाफ टीकाकरण, फतेह किट और स्कॉलरशिप में घोटाले का आरोप लगाया। अकाली दल का ये प्रोटेस्ट ऐसे मौके पर हुआ है जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद अपनी ही पार्टी के भीतर झगड़े में उलझे हुए हैं। पंजाब में 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में श्रोमणी अकाली दल ने इस विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। बीच सड़क पुलिस वालों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। सड़क पर खड़ी स्कूटी के बारे में न बताने पर युवक को लात, घूसे और डंडों से पीटा। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे पुलिस वाले ने एक युवक को पकड़ रखा है। तभी दूसरा पुलिस वाला भी वहां पहुंचता है और दोनों उसे घसीटकर पीटने लगते हैं। वायरल वीडियो गोरखपुर के राजघाट थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि युवक सामान खरीदने बाजार में आया था और स्कूटी सड़क पर खड़ी थी, जिसको लेकर पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक युवक ने पुलिस वाले से उसका ओहदा पूछ लिया, जिससे गुस्साए पुलिस वाले उस पर टूट पड़े और गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। इसके बाद पुलिस ने युवक का चालान भी काटा। सवाल ये उठता है कि बीच सड़क इस तरह की हरकत करने का लाइसेंस पुलिस वालों को किसने दिया? राजस्थान के कोटा में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग। वीडियो सीसीटीवी में कैद, बाल बाल बची दुकानदार की जान।
सीसीटीवी में कैद वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक बदमाश हाथ में बंदूक लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। गोली चलाने वाले बदमाश के बाकी साथी बाइक पर सवार हैं। तस्वीरें कोटा के गुमानपुरा थाना इलाके की हैं। यहाँ फल मंडी में एक व्यापारी पर बदमाशों ने ये फायरिंग की है। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। व्यापारी और दुकान में मौजूद लोगों ने छिपकर जान बचाई। गोली चलने के बाद बदमाश बेखौफ होकर बाइक से चलते बने। बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन फायरिंग की इस घटना ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कोरोना वैक्सीन लगने से मौत होने पर पहली बार सरकारी कमेटी ने की पुष्टि। सरकारी कमेटी ने 28 मौतों की जांच की थी और कहा सिर्फ एक मौत वैक्सीन लगने के बाद हुई। सरकार की जिस जांच कमेटी ने माना है कि वैक्सीन लगने से एक मौत हुई है वो है AEFI कमेटी। इसका पूरा नाम एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीन लगने के बाद बुरे असर की निगरानी करने वाली कमेटी। कमेटी के पास 28 ऐसे मामले आए थे जिनमें कोरोना वैक्सीन लेने से मौत का दावा किया गया। हालांकि जांच में एक को छोड़कर बाकी सभी दावे गलत निकले। सिर्फ एक ऐसा मामला था जहां वैक्सीन लेने के फौरन बाद शरीर में रिएक्शन होने से शख्स की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि सरकारी कमेटी ने साफ किया है कि वैक्सीन के ऐसे असर न के बराबर हैं, इसलिए डरे नहीं क्योंकि वैक्सीन के फायदे ज्यादा हैं। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आए श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में घोटाला। फर्जी आधार कार्ड जमा करके निजी लैब ने किया घालमेल। जांच शुरू। साल की शुरुआत में बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार आए थे। आरोप है कि इस दौरान प्राइवेट लैब ने कोरोना जांच के नाम पर हेराफेरी की। आरोपियों के मुताबिक एक ही फोन नंबर कई श्रद्धालुओं की जांच रिपोर्ट में डाला गया है और कई जांच रिपोर्ट में एक ही आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। पंजाब के एक शख्स को, जो कि हरिद्वार कभी गया ही नहीं, उसे जब कोरोना की रिपोर्ट मिली तब उसने शिकायत की। इसी के बाद जांच हुई तो घोटाला सामने आया। कुंभ के दौरान जांच के लिए सरकार ने निजी लैब से कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब डीएम ने जांच कमेटी बना दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल संबंधित लैब को सरकार ने भुगतान नहीं किया है। सोशल मीडिया साइट ट्विटर के अधिकारियों की संसदीय स्थायी समिति के सामने होगी पेशी। 18 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तनातनी में नया स्टेटस आ गया है। अब सूचना तकनीकी पर संसदीय स्थायी समिति जल्द ही ट्विटर के अधिकारियों से सवाल जवाब करेगी। ट्विटर के प्रतिनिधियों को 18 जून को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच जो खींचतान चल रही है, उसके मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है। गलवान घाटी में चीन के साथ हुए खूनी संघर्ष को पूरा 1 साल बीत गया है। 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सेना से लड़ते हुए भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। गलवान घाटी में सेना ने एक वॉर मेमोरियल बनाया है। इस मेमोरियल में देश के उन 20 बहादुर सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने पिछले साल 15-16 जून की दरमियानी रात हिंसक झड़प में सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही के दिन भारत और चीन के सैनिकों के बीच LAC के पास गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इन जवानों को चीन के सैकड़ों सैनिकों ने धोखे से घेर लिया था, लेकिन हमारे बहादुर सैनिकों ने आखिरी दम तक चीन को काफी नुकसान पहुंचाया। देश आज अपने इन वीर जवानों को याद कर रहा है। गलवान घाटी की झड़प को लेकर चीन हमेशा से झूठ बोलता रहा। शुरुआत में तो उसने घुसपैठ की बात से ही नकार दिया था। उसके बाद इस हिंसा में मारे गए अपने सैनिकों की बात भी कबूल नहीं की थी। हालांकि बाद में चीन ने इस बात को माना था कि 15 जून 2020 की रात को गलवान घाटी की हिंसा में उसकी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।